Welcome dear students, today we are going to discuss design of a staircase. After covering this topic, you will be able to recall the steps to design this staircase. मेनली देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि स्टेयरकेस को डिजाइन करने के लिए इससे पहले हमने पढ़ा था आईएस गाइडलाइंस के बारे में। उन आईएस गाइडलाइंस की एप्लीकेशंस क्या है, एक गिवन स्टेयरकेस में आप रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, नंबर ऑफ राइजर्स कितने आएंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आएंगे, राइजर ट्रेड के वैल्यूज कितनी आएंगी, ये सब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अगर इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से अगर हम डील करते हैं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये बोलता है कि कोई भी स्टेयरकेस जब आप डिजाइन करते हैं तो उसके डिजाइन में डिजाइनिंग पैरामीटर्स आपको किस तरीके से अज्यूम करने हैं, कौन कौन से डिजाइन पैरामीटर्स को आप आईएस कोड में से उठाएंगे और किनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ये सब यहाँ पे बात करेंगे। और इसी के साथ में अगर यहाँ पे इसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात की जाए तो डिजाइन ऑफ ए स्टेयरकेस से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है नॉर्मली न्यूमेरिकल बनता है, इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारे लर्निंग आउटकम से, जिसमें हम लोग जानेंगे स्टेप्स टू डिजाइन अ स्टेयरकेस। तो देखिए डिजाइन ऑफ अ स्टेयरकेस में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले लोडिंग के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। तो देखो लोड्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो लोड्स के अंदर मैंने आपको बताया था इससे पिछले टॉपिक में कि जब भी हम स्टेयरकेस को कंसीडर करते हैं तो डेड लोड लिया जाता है, लाइव लोड लिया जाता है। अब डेड लोड में मैंने आपको दो टाइप के लोड्स बताए थे, सेल्फ वेट मेनली। एक सेल्फ वेट बना था हमारे पास, जो भी सेल्फ वेट था, एक सेल्फ वेट था स्टेप की वजह से और दूसरा सेल्फ वेट था हमारे पास स्लैब की वजह से। तो इन्हीं दोनों को कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि लोड कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए अब सेल्फ वेट ऑफ स्टेप के लिए हम लोगों ने पहले लिखा था यहाँ पे यूनिट वेट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पर मीटर लेंथ की बात होगी तो पर मीटर लेंथ के बेसिस पे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ स्टेप से और वेट ऑफ वन स्टेप, मतलब एरिया ऑफ वन स्टेप से। नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू एरिया ऑफ वन स्टेप। तो एरिया के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया में मैंने लिखा था हाफ ट्रेड इनटू राइजर, हाफ टी इंटू आर। तो इसके बेसिस पे हम सेल्फ वेट को लेके चलते हैं स्टेप के। और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सेल्फ वेट ऑफ स्लैब की, अब सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट स्लैब में मैंने फॉर्मूला बताया था गामा इंटू कैपिटल डी। हम वेस्ट स्लैब की थिकनेस को कैपिटल डी मानेंगे और कैपिटल डी के बेसिस पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन बेटा देखिए जो डी था मेरे पास, ये डी वैल्यू ये थी, राइट। लेकिन एक्चुअल में जो लोड एक्ट करेगा वो लोड इसके परपेंडिकुलर नहीं, लोड तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में एक्ट करने के कारण से लोड एक्ट करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब हमारे पास जो लोड की डायरेक्शन रहेगी ये वाली डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी। तो आपको इसके बेसिस पे अपने लोड को कैलकुलेट करने की, मतलब सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट स्लैब को हम कैसे इंक्लूड करेंगे। देखिए बेटा इस तरीके का अरेंजमेंट है आपके पास। इस अरेंजमेंट के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास जो लोड लग रहा है वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में लग रहा है। जो हमने वेस्ट स्लैब का लोड लिया है W2 वो इस डायरेक्शन में लिया है। मुझे लेके चलना है इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसमें, राइट, ये वाला। तो अब इसके लिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये वाला पॉइंट है आपका, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, राइट। तो थीटा के बेसिस पे अब आपके पास ये वाला एंगल जो बनेगा यहां पे, ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री का है। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इनडायरेक्टली वो जो ऊपर वाला जो एंगल है W2 के साथ में, दिस विल बी थीटा। तो आपको जब W2 को रिस्पेक्ट में, W2 के रिस्पेक्ट में लेके जाना है तो अब देखिए 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है इस साइड को हम हाइपोटेनस लिखते हैं, राइट। और बेटा थीटा के सामने जो साइड आती है उसको हम परपेंडिकुलर लिखते हैं। तो इनडायरेक्टली ये वाली जो साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई मेरे पास बेस। तो मैं अब यहां से ये लिख सकता हूं कि मेरे पास बेस अपॉन हाइट कोस थीटा बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो बी की वैल्यू मेरे पास W2 है। तो यहां से जो हाइपोटेनस है उस हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई मेरे पास W2 अपॉन कोस थीटा।
तो मतलब अब मैं जब सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट स्लैब कैलकुलेट करूंगा, तो बेटा अब जब सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट स्लैब कैलकुलेट किया जाएगा तो यहां पे हम लोग गामा डी नहीं लेंगे, यहां पे हम लोग लेंगे गामा डी अपॉन कोस थीटा। ये बनेगा आपके पास सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट स्लैब, और स्टेप्स के लिए मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, तो वही वाला सेम फॉर्मूला आपको अपने क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा। अब आगे बात करते हैं इसके कौन कौन से डिजाइन स्टेप्स हम लोग प्रेफर करते हैं। सबसे पहला स्टेप मेरे पास यहां पे रहेगा कैलकुलेशन ऑफ लोड। तो लोड की कैलकुलेशंस में सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे डेड लोड, मैंने अभी आपको बताया भी है। सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट स्लैब, फिर आप कैलकुलेट करेंगे सेल्फ वेट ऑफ स्टेप्स, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आप कैलकुलेट करेंगे, थर्ड पॉइंट पे आप कैलकुलेट करेंगे सेल्फ वेट ऑफ फ्लोर फिनिश। इनफैक्ट ये जो फ्लोर फिनिश का है ये मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होता है, इसके लिए नॉर्मली कैलकुलेशंस नहीं ली जाती। नेक्स्ट विल बी लाइव लोड। लाइव लोड के साथ आप सुपर इम्पोज लोड भी बोल सकते हैं। तो जब आपने चारों कैलकुलेट किए तो अब हम यहां से टोटल लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल लोड विल बी लोड कॉम्बिनेशन ऑफ लोड 1, 2, 3 एंड 4। राइट, अब ये तो चारों बन गए आपके पास। अब टोटल लोड के बाद अगर आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड को फॉलो करते हैं तो हम इसी लोड को कंसीडर करते हैं, और अगर हम लोग इसके बजाय लिमिट स्टेट मेथड को यूज करते हैं तो मतलब फैक्टर्ड लोड, तो हमें क्या करना होगा, फिर टोटल लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। राइट, अब लोड के बेसिस पे, लोड के बाद हम आगे बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट कैलकुलेशंस। अब मोमेंट कैलकुलेशंस में आपके पास देखिए लोड आ गया, तो लोड के बेसिस पे हम मोमेंट तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं बेटा। मोमेंट की वैल्यू W L स्क्वायर अपॉन 8 इफेक्टिव स्पैन। राइट, अब यहां से W की अगर हम बात करते हैं तो W हम लोग कंसिडर करेंगे जो भी लोड आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। इफेक्टिव स्पैन के लिए मैंने आपको इसके पिछले वाले टॉपिक के अंदर इफेक्टिव स्पैन का कॉन्सेप्ट बताया था IS कोड से, आप वो यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मोमेंट आएगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में टोटल लोड कंसीडर होगा, और अगर हम लोग इसी में लिमिट स्टेट मेथड फॉलो करते हैं तो हम अल्टीमेट या फिर फैक्टर्ड लोड को ले सकते हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप रहेगा मेरे पास कैलकुलेशन ऑफ रेनफोर्समेंट। अब कैलकुलेशन ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए सेम लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज होगा। ये फिक्स है बेटा, ये फॉर्मूला हर स्ट्रक्चर में यही यूज होंगे। तो 0.5 एफसी के अपॉन एफ वाई इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU अपॉन एफसी के BD स्क्वायर इंटू BD। राइट, सिमिलरली बेटा अगर हम लिमिट स्टेट की बजाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड को प्रेफर करेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिग्मा ST M अपॉन सिग्मा ST इंटू JD। राइट, तो यहां से आपके पास एरिया ऑफ स्टील आएगा। देन यू हैव टू कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बोल दो या फिर सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, जो मैंने स्लैब के केस में आपको बताया था, सेम यहां पे कैलकुलेशंस लेके चलने हैं आपको।
अब सेकेंडरी रेनफोर्समेंट या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो होता है, ये मिनिमम स्टील हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी थी स्लैब वाली? स्लैब में कितना था? 0.12% ऑफ ग्रोस क्रॉस सेक्शन। एंड देन लास्ट में स्पेसिंग। तो बेटा स्पेसिंग का मेरे पास फॉर्मूला यहां से बनेगा A5/AST इंटू 1000। ये बन जाएगा मेरे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, राइट। तो देखिए बेटा, आप देखते हैं कि डिजाइन ऑफ स्टेयर केस से न्यूमेरिकल किस तरीके से एग्जाम में फॉर्म। आपको क्वेश्चन दिया है, डिजाइन ए सिंगल फ्लाइट स्टेयर टू क्लाइंब रूफ स्लैब 3 मीटर हाई। एक 3 मीटर हाई रूफ स्लैब है, उसको क्लाइंब करने के लिए आपको एक सिंगल फ्लाइट स्टेयर को डिजाइन करना है। The rise in the tread of the steps may be taken as 200 mm and 250 mm, राइट। आपके पास जो वैल्यू दे रखी है राइज की, वो लेना है आपको 200 mm और ट्रेड की वैल्यू 250 mm। विड्थ ऑफ द स्टेयर इज 0.9 मीटर। टेक लाइव लोड 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर फिनिश 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूज M20 एंड FE415 ग्रेड्स। अब देखिए बेटा, नंबर ऑफ स्टेप से बात करते हैं। ये डायग्राम आपको गिवन है जिसमें स्पैन दे रखा है 3.75 मीटर का और जो हाइट दे रखी है वो 3 मीटर की है। तो अब राइज की वैल्यू, राइज से शुरुआत करते हैं। राइज आपके पास है कैपिटल आर, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 200 mm। ट्रेड की अगर बात करते हैं तो ट्रेड की वैल्यू है 250 mm, राइट। नंबर ऑफ स्टेप्स, वैसे तो यहाँ पे दिए भी हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, आपको 15 लेने हैं। इनकेस अगर नहीं दे रखे तो हम लोग क्या लेंगे, टोटल हाइट 3000 mm डिवाइडेड बाय एक जो अपने पास राइज आएगा 200 mm का, इससे आपको डिवाइड करना हो। टोटल हाइट को आपको राइज की हाइट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे 15। देखिए बेटा, वैसे तो हमारी आईएएस गाइडलाइन बोलती है कि नंबर ऑफ स्टेप्स किसी भी स्टेयरकेस में 3 कम से कम होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकते हैं एक सिंगल फ्लाइट में। बट यहाँ पे आपको बोला गया है कि सिंगल फ्लाइट डिजाइन करना है, तो हम लोग इसमें डॉग लेग या किसी तरीके से टर्न तो कर नहीं सकते हैं। और इसी के साथ में राइज की वैल्यू भी दे दी आपको 200 mm। तो इन दैट केस आपको नंबर ऑफ स्टेप्स को 15 ही प्रोवाइड करना होगा, राइट। अब नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास आ चुके हैं 15। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल लोड, लोड के बाद मोमेंट, और मोमेंट के बाद जैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं उसी तरीके से आपको डेप्थ और एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लोड कैलकुलेशन। अब लोड कैलकुलेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल डेड लोड। डेड लोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड ऑफ स्टेप्स प्लस डेड लोड ऑफ स्लैब। बेस्ड स्लैब और स्टेप्स के डेड लोड के कॉम्बिनेशन। तो डेड लोड ऑफ बेस्ड स्लैब से बात करते हैं। देखिए बेटा, आपके पास ये स्लैब दे रखी है, तो स्लैब के बेसिस पे हम लोग लेके चलते हैं, इसकी थिकनेस दे रखी है ये थिकनेस डी। तो जिसके बेसिस पे जब मैं इस पे गामा इंटू डी कंसिडर करूंगा, तो गामा डी की वैल्यू जो आएगी आपके पास, ये आपके पास आएगी इंक्लाइन डायरेक्शन, लेकिन सेल्फ वेट एक्ट करता है वर्टिकल। तो इन दैट केस आपको ये वाली वर्टिकल डायमेंशन को लेके चलना, राइट। तो आपको इस वर्टिकल डायमेंशन के लिए कंसीडर कैसे करना है, आपको इनके बीच में स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग कंसीडर करके चलते हैं ये वाला डिस्टेंस, ई डिस्टेंस, राइट। मुझे ये डिस्टेंस से मतलब नहीं है क्योंकि ये ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस। इसके लिए आपके पास एक ट्राइंगल बन चुकी है, राइट। आपको इस ट्राइंगल के बेसिस पे अपनी वैल्यू को लेके चलना। अब इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो देखिए, जब इसकी हम बात करेंगे तो अगर आपके पास ये वाला एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस है डी, यू हैव टू डिटरमाइन दिस वैल्यू। अगर ये बीच में एंगल थीटा है
राइट। तो आपके पास ये वाला पार्ट जो है डी डिस्टेंस, दिस इज बेस, ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वैल्यू के लिए हम लोग डी अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। आप सिंपल सी लैंग्वेज में ये रख सकते हैं याद कि डेड लोड ऑफ वेस्ट स्लैब जब आएगा तो ये आएगा आपके पास गामा डी अपॉन कोस थीटा। देखिए अब गामा डी अपॉन कोस थीटा है तो सबसे पहले थिकनेस से स्टार्ट करते हैं। थिकनेस हमें गिवन नहीं है तो लेट, अब लोड कैलकुलेशन के लिए जैसे फ्लैट स्लैब में अज्यूम करते हैं, फ्लैट स्लैब में और स्टेयर केस में दोनों में आप थिकनेस को लोड कैलकुलेशन के लिए अपने अकॉर्डिंग अज्यूम करें। तो ये वैल्यू आप कितनी भी ले सकते हैं, 100 से 200 के बीच में आप यहाँ कंसिडर करते हैं। तो लेट द थिकनेस ऑफ स्लैब तो आपके पास थिकनेस ऑफ स्लैब आ गया मेरे पास यहाँ पे 150 mm। तो यहाँ पे गामा इंटू डी की अगर बात करते हैं तो गामा इंटू डी, गामा इज 25,000 इंटू, अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, स्लैब थिकनेस 0.15 पर मीटर स्पैन लेके चलते हैं। 1 मीटर स्पैन पे इसका मतलब बी की वैल्यू 1 मीटर आ गई डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब बेटा कोस थीटा की अगर बात करें तो हम लोग इस कोस थीटा को लेंगे यहाँ। आपके पास एक स्टेप दिया है जिसमें राइज और ट्रेड की वैल्यूज, आपके पास राइज की वैल्यू है 200, ट्रेड की वैल्यू आपको दे रखी है 250। ये 250 हो गया बेस, 200 हो गया आपके पास हाइट परपेंडिकुलर। तो हम लोगों को थीटा चाहिए, तो थीटा की वैल्यू के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कोस थीटा की, बेसिकली कोस थीटा चाहिए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ बेस इज 25.25 और हाइपोटेन्यूज के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर द रूट, ये वैल्यू बनेगी। तो यहां से डेड लोड ऑफ स्लैब, देखिए डेड लोड ऑफ स्टेप से अगर बात करते हैं तो डेड लोड ऑफ स्टेप के लिए मैंने आपको बताया था यूनिट वेट, सबसे पहले यूनिट वेट आ गया 25,000 इंटू हाफ ऑफ राइज इंटू ट्रेड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो राइज की वैल्यू आपके पास है 0.2, ट्रेड की वैल्यू है 0.25। ये जो वैल्यू आती है आपके पास, ये वैल्यू आती है 0.25 मीटर डिस्टेंस। एक ट्रेड का टोटल लोड आपके पास कितना है, लेकिन आपको इस वैल्यू को कन्वर्ट किस में करना है, पर मीटर लेंथ में। तो देखिए मुझे पता चला कि 0.25 मीटर लेंथ पे आपके पास ये पूरा टोटल लोड आ रहा है। तो 1 मीटर लेंथ पे कितना आएगा, तो इसे 0.25 से हम डिवाइड करेंगे। 25,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज डेड लोड ऑफ स्टेप। अब आपके पास स्टेप का आ गया डेड लोड, स्लैब का डेड लोड आ गया, तो टोटल डेड लोड फोर एट जीरो टू पॉइंट फोर प्लस 2500, 4302.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल लोड के बाद, टोटल डेड लोड के बाद लाइव लोड। अब लाइव लोड और फ्लोर फिनिश लोड आपको दोनों गिवन थे। दोनों वैल्यूज आपको गिवन थी, तो मेरे पास टोटल लोड डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश। अब देखिए जो टोटल लोड है ये वैल्यू आई है मेरे पास 11052.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अलोंग 1 मीटर विड्थ। लेकिन मुझे स्टेयर केस की विड्थ 1 मीटर नहीं दी है, मुझे स्टेयर केस की विड्थ दी है 0.9 मीटर। तो अलोंग 0.9 मीटर विड्थ, तो अलोंग 0.9 मीटर विड्थ आपके पास वैल्यू आ गई 9,947.16 टन पर मीटर, राइट। अब मैं इसको यूज करूंगा आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट। अब देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट,
बेंडिंग मोमेंट के लिए डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, तो डब्ल्यू की वैल्यू 9947.16, एल की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो स्पैन आपको दिया है 3.75 मीटर का, डिवाइडेड बाय 8। ये आ गया मेरे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। नाउ कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ। अब डेप्थ कैलकुलेशन में देखो, जो ऊपर हमने थिकनेस अज्यूम की है वो सिर्फ हमने अज्यूम की है ताकि हम लोड को कैलकुलेट कर सके, क्योंकि थिकनेस के बिना लोड कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। यहां से हम एग्जैक्ट डेप्थ को कैलकुलेट करें। डेप्थ की वैल्यू E इक्वल टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम लोग m अपॉन क्यू बी अंडर द रूट लेके चलते हैं। तो मोमेंट की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे इंटू 10⁻3, क्योंकि ये न्यूटन मीटर में है, इसको mm में कन्वर्ट करने, डिवाइडेड बाय क्यू। M20 Fe415 में क्यू की वैल्यू 0.91 होती है। मैंने आपको स्लैब में सॉल्व भी करके दिखाया था ये। विड्थ, विड्थ आपको 0.9 मीटर गिवन है यहाँ पे, 0.9 मीटर के अकॉर्डिंग 900 mm अंडर द रूट। यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए बेटा, डेप्थ की वैल्यू आ गई मेरे पास 146.11, तो हम लोग यहाँ से इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। प्रोवाइड 150 mm थिकनेस या फिर 150 mm इफेक्टिव डेप्थ, राइट। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 150 mm की वैल्यू। अब ये तो हो गया डेप्थ कैलकुलेशन। अब डेप्थ के बाद एरिया ऑफ स्टील, रिइंफोर्समेंट। एरिया ऑफ स्टील के लिए फॉर्मूला m अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जे डी। m की वैल्यू आगे, अगर सिग्मा एस टी की बात करते हैं तो 230, ए की वैल्यू 0.9 इंटू थिकनेस, थिकनेस मैंने प्रोवाइड किया 150 mm, यहाँ से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू आ गई मेरे पास 563.13 mm स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्टील के बेसिस पे आगे 10 mm डायमीटर बार्स आर प्रोवाइडेड। यहाँ से आपके पास वैल्यू बनेगी स्पेसिंग की। अब स्पेसिंग के लिए बेटा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एरिया ऑफ वन बार अपॉन एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इनटू 1000। 1000 इसलिए लेते थे क्योंकि जब 1 मीटर की विड्थ आती थी, मेरे पास विड्थ यहाँ पे 0.9 मीटर, मैं यहाँ पे 900 लूंगा। ये बन गई मेरे पास रेनफोर्समेंट। तो प्रोवाइड 10 mm डायमीटर बार्स एट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ 125 या फिर 120 mm, आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं बट मिनिमम वैल्यू। ये हो गई मेन रेनफोर्समेंट। आगे अब स्लैब है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, ये मिनिमम प्रोवाइड किया जाता है, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास बनेगी 0.12% ऑफ ग्रोस क्रॉस सेक्शन। अब विड्थ की वैल्यू 900 mm। थिकनेस की अगर बात करते हैं तो थिकनेस में देखो, डेप्थ हमने प्रोवाइड की 150 और इसमें अगर हम कवर ऐड करते हैं तो 175 हो जाएगी ये। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास बनेगा यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम प्रोवाइड करेंगे 189 mm। मेन रेनफोर्समेंट आएगी आपके पास 563.13 mm, जिसमें 10 बार्स 125 mm सेंटर टू सेंटर पे प्रोवाइड करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है आपके पास 189 mm। बेटा इसी के साथ हमने हमारे लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया, जिसमें हमने जाना कि स्टेयर केस से रिलेटेड अगर एग्जाम ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे।